जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग जो हमारा बोर्ड पे ये जितना सारा टॉपिक देख रहे हैं इसका आप क्या कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सारे टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पदार्थ होता है, हमारा जो मैटर होता है, उसमें क्या होता है, अवस्था परिवर्तन होता है। मतलब वो उसको चेंज, उसका जो स्टेट होता है वो चेंज किया जा सकता है। तो ये चेंज कैसे किया जा सकता है स्टेट को, तो दो तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, या तो टेम्परेचर को बढ़ा के, या तो किसको, तो दाब को बढ़ा के, मतलब प्रेशर को बढ़ा के। जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा के दो तरीके से, मतलब टेम्परेचर को या तो बढ़ा दें या तो टेम्परेचर को घटा दें, ये दो केस आता है उसमें। उसी प्रकार से दाब को बढ़ाकर, दाब को घटाकर आप क्या कर सकते हैं, किसी पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है, वो अगर अपने टीचर के दबाव को सह ले, अपने टीचर के प्रेशर को सह ले, तो फिर उसका जो नॉलेज का जो स्टेट है, क्या, तो नॉलेज का स्टेट चेंज हो जाता है। मतलब उसमें अगर कम नॉलेज है तो फिर उसका जो नॉलेज हो जाता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पर जो अपने टीचर के प्रेशर को झेल नहीं पाता है, उसके अंदर में जो स्टेट रहता है, वही जो उसका नॉलेज का स्टेट रहता है, उसी अवस्था में वो बना हुआ रहता है। उसी प्रकार से अगर पदार्थ की अवस्था की अगर हम बात करें, तो दाब बढ़ाने पर, मतलब प्रेशर अगर उस पर बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, आपके पास में अगर अमोनिया का गैस है, तो अमोनिया का गैस को अगर आप सिलेंडर में भरकर उसका प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होता है, वो गैस से द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पर अगर जैसे आपके पास में ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या, शुष्क बर्फ जिसको बोलते हैं, उसको उसके टेम्परेचर, उसके प्रेशर को, क्या, प्रेशर को अगर क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो वो सॉलिड, वो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब जो मैटर है, मैटर का जो स्टेट है, उसको आप क्या कर सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ ऑब्जेक्ट को, कुछ सब्सटेंस को मैंने लिखा है जिसका कि ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे देखिए, अमोनियम क्लोराइड, ऊर्ध्वपातन के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, तो आप इससे पहले वाले वीडियो में जाकर ऊर्ध्वपातन का मेरा जो लेक्चर है उसको आप सुन सकते हैं। तो देखिए, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन, इसका मतलब ये सारा का सारा हमारा क्या है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। नेफ्थलीन भी हमारा ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, मतलब इसका ऊर्ध्वपातन होता है। कपूर, एंथ्रासाइड, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई एक दो एग्जाम्पल आपको देगा, फिर वहां से बोलेगा कि इसमें किसका ऊर्ध्वपातन होगा, मतलब किसका सब्लिमेशन होगा। वहीं पर अगर हम लोग बात करें एक एटीएम, जैसे हम लोग समतल एरिया पे रह रहे हैं, हम लोग प्लेन एरिया पर हैं, तो यहाँ पर जो वायुमंडल का प्रेशर है, वायुमंडल का जो दाब है हमारे ऊपर पर, वो कितना है, तो 1 एटीएम का है, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटीएम जो होता है 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। वहीं पर ये जो एक दाब, मतलब 1 एटीएम है, ये कितने पास्कल के बराबर होता है, तो 1.01, क्या, तो 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, क्या, तो यहां पर जैसे देखिए 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, ये पास्कल क्या है, तो दाब का ये एसआई यूनिट है। जैसे वेट का जो एसआई यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, उसी प्रकार से जो दाब का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, तो पास्कल होता है। अब देखिए, यहां पर हम लोग जानेंगे एब्सोल्यूट जीरो के बारे में, मतलब परम शून्य ताप। अब जैसे मान के चलिए, आप क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर को लो करना शुरू करते हैं। तो एक बात बताइए, टेम्परेचर सबसे कम कितने डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, तो ये जो हो सकता है हमारा -273.15, क्या, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे अब टेम्परेचर नहीं जाएगा, इसलिए इसको हम लोग परम शून्य ताप, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर के नाम से, एब्सोल्यूट जीरो के नाम से जानते हैं। अब देखिए कि -273.15 डिग्री सेल्सियस ये किसके बराबर होता है, तो 0 केल्विन के बराबर होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें तो ये जो इक्वल होगा 273.15 केल्विन के बराबर होगा। अब यहां पर जैसे बात आती है, एक क्रांतिक ताप है। देखिए, ये क्रांतिक ताप है, जिसको कि इंग्लिश हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। देखिए, हर गैस के लिए एक ताप निश्चित होता है, क्या, तो हर गैस के लिए एक ताप निश्चित होता है। उस ताप के बाद, मतलब उसका ताप और कितना भी ठंडा करेंगे, उस निश्चित ताप के बाद और वो ज्यादा संघनित नहीं होगा, उसमें ज्यादा कंप्रेशन नहीं आएगा, मतलब उसको और ज्यादा आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं।
तो चाहे आप कितना भी दाब क्यों ना बढ़ा लें, तो उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर गैस अब क्या हो सकता है, तो बस वहीं तक संघनित हो सकता है, वहीं तक उसमें क्या हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है। तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। अब देखिए हमारे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्वथनांक का बात करेंगे। क्वथन मतलब होता है पानी का उबलना। क्वथनांक मतलब जिस टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर दे, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उस देखिए क्या होता है, हर लिक्विड के लिए अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। हर लिक्विड के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे केरोसिन ऑयल के लिए बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, वहीं पर अल्कोहल के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कुछ और ही होगा। अब देखिए क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक पर दो चीजों का प्रभाव पड़ता है, एक दाब का प्रभाव पड़ता है, एक ताप का प्रभाव पड़ता है। अब एक बात बताइए, अगर आप क्या करते हैं, धीरे धीरे आप अगर माउंटेन पे चढ़ रहे हैं तो दाब बढ़ेगा या घटेगा? जाहिर सी बात है कि एयर का जो है प्रेशर वो धीरे धीरे हमारे ऊपर पे कम होते जाएगा। जब हम लोग कहां जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब माउंटेन पे जब हम चढ़ेंगे तो माउंटेन पे दाब क्या हो जाता है, जब हम लोग माउंटेन पे चढ़ते हैं तो दाब कम हो जाता है। इस दाब के कम होने से देखिए क्वथनांक पर क्या होता है, तो कम ही टेम्परेचर पर पानी उबलने लगता है। मतलब क्या हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट घट गया। इसी प्रकार से दाब के घटने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। उसी का जस्ट उल्टा अगर जाए तो दाब के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाता है। अब देखिए अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। आप अगर कभी चाय बनाया है, तो चाय अगर नहीं बनाया है तो आप एक बार इस एक्टिविटी को जरूर करिए। आप क्या करिए, सस्पेन चढ़ाइए, फिर पानी को पहले बॉयल करिए, फिर उसमें क्या डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए। देखिएगा वो जो वाटर है वो बॉयल करना बंद कर देता है। इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, वाटर में अशुद्धि मिला दिया चीनी के रूप में। अब देखिए मतलब वो बॉयल अप करना बंद कर दिया, तो इसका मतलब और ज्यादा टेम्परेचर उसको दिया जाएगा, तब जाके बॉयल करेगा। इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि जो अशुद्धि मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। मतलब उसको अब ज्यादा टेम्परेचर चाहिए बॉयल करने के लिए। ये हो गया। अब देखिए यहां पर बात आती है गलनांक की। किसकी, तो गलनांक की। गलनांक मतलब क्या होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब देखिए गलनांक पर भी दाब का प्रभाव पड़ता है। अब एक बात बताइए, अगर आप माउंटेन पे जाते हैं, वहां पर जो बर्फ है उस बर्फ को देखेंगे तो वो बर्फ जो है हमारा वहां पर पिघला हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर दाब क्या हो गया है, दाब वहां पर कम है। अब देखिए जैसे आपके पास में अगर बर्फ है, क्या आपके पास में बर्फ है, मान के चलिए एक गिलास में आपने बर्फ लिया है, उस बर्फ को क्या करिए, तो पानी में कन्वर्ट करिए। तो उस बर्फ का जो आयतन है पानी में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, उसका आयतन घट जाएगा। मतलब जो पिघलने के बाद, जैसे ढलवा लोहा को अगर आप पिघलाएंगे तो उसका जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जिसका आयतन घटता है, क्या जैसे जो सॉलिड है उसको अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करें और उसका आयतन घट जाए तो उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दाब का जस्ट उल्टा प्रभाव पड़ेगा। मतलब दाब अगर आप बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। लेकिन अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है, अशुद्धि मिलाने पर उसका मेल्टिंग, जैसे मान के चलिए आपके पास में अगर बर्फ है, और बर्फ जो पिघलता है, देखिए अशुद्धि मिलाने पर जो मेल्टिंग पॉइंट वो घट जाता है। जैसे देखिए अगर आप क्या करेंगे, आपके पास में बर्फ है तो बर्फ में अगर आप नमक को मिला दिए तो वो कम टेम्परेचर पर गलेगा। मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर वो मेल्ट कर रहा था तो अब वो कितने डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, 22 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखिए यहां पर है, हम लोग जानते हैं गुप्त ऊष्मा के बारे में। देखिए क्या होता है कि कोई इसको गुप्त ऊष्मा को ऐसे आप समझिए कि टीचर जो है अगर आपको जितना अगर डिसिप्लिन में रखता है तो वो डिसिप्लिन क्या करेगा, आपको आपके नॉलेज को इनहेंस करने का काम करेगा, आपको सक्सेस कराने का काम कराएगा। वही बात होती है गुप्त ऊष्मा। देखिए ऊष्मा क्या होती है, पदार्थ के स्टेट को चेंज करती है। जैसे आपके पास में बर्फ है, बर्फ को आपने हीट देना स्टार्ट किया, पहले बर्फ का जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। अब आपने नीचे से हीट देना स्टार्ट किया, तो हीट जब देना स्टार्ट किया तो उस बर्फ का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट किया। एक समय ऐसा आया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ उसका टेम्परेचर पहुंच गया। अब उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है बल्कि बर्फ अब पिघलता है।
मतलब उष्मा की वह मात्रा जो क्या करे, बर्फ को, उष्मा की वह मात्रा जो बर्फ को क्या चीज में कन्वर्ट करे, लिक्विड में कन्वर्ट करे, तो उसको हम लोग गुप्त उष्मा के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से जैसे आपको बताया मैंने कि अगर टीचर गलन की गुप्त उष्मा का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए आप 1 केजी के बर्फ को लिए, उसको हमारा जो वायुमंडलीय का प्रेशर है मतलब 1 एटीएम पर, उसके गलनांक पर, मतलब बर्फ का जो गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 1 केजी बर्फ को 1 एटीएम टेम्परेचर पर उसके गलनांक पर एक अवस्था से मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा लगेगी उसी ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, तो गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए 1 केजी बर्फ को, क्या 1 केजी बर्फ को गलाने के लिए जो गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या है, 3.347। इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी, है ना। वहीं पर ये द्रव को क्या चीज में कन्वर्ट करेगी, तो गैस में कन्वर्ट करेगी, मतलब वाष्प में कन्वर्ट करेगी। मतलब अगर आपके पास में 1 केजी का लिक्विड है, उस लिक्विड को 1 एटीएम के टेम्परेचर पर उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, क्या उसके बॉइलिंग पॉइंट पर उसको लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, वही ऊष्मा क्या कहलाती है, कि गुप्त ऊष्मा जो 2.25 इंटू 10 टू द पावर जूल पर केजी होता है। अब देखिए एक बात बताइए, अगर बर्फ है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर, अगर वो पानी में भी बदला हुआ है, तो ये बात बताइए कि बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी में बदल रहा है तो उस पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा या उस बर्फ का टेम्परेचर ज्यादा होगा। देखिए दोनों के टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है, मतलब थोड़ा सा दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, मतलब पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा। सेम उसी प्रकार से अगर आप बात करें कि जब पानी बॉयल हो रहा होता है और उससे क्या निकल रहा होता है, तो वेपर निकल रहा होता है, तो आप बताइए कि वो जो बॉयल कर रहा है पानी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा या उस भाप का टेम्परेचर ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि वो जो वेपर है, वो जो भाप है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि उस भाप में क्या है, उस भाप में है हमारा लेटेंट हीट 2.25 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, उसमें एक्स्ट्रा हीट है। अब देखिए क्या करें, उस भाप से अगर इतना जूल, उतना भाप से अगर 2.25 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल हीट को, टेम्परेचर को अगर आप खींच के निकाल लीजिएगा तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये बात होगी। अब देखिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, क्या सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में ये रिलेशन बताता है, C-0/100 इक्वल टू F-32/180 एंड इक्वल टू K-273/100। ये जो रिलेशन बताता है इन तीनों में, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए आप लोगों ने मैटर के 3 स्टेट को जाना होगा, 3 अवस्था को जाना होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की चौथी भी अवस्था होती है प्लाज्मा। अब इस थोड़ा सा जान जाते हैं कि प्लाज्मा के बारे में। जैसे आपने क्या किया, बर्फ को हीट किया, हीट करने के बाद वो लिक्विड में बदल गया, फिर से आप लिक्विड को और आपने हीट किया तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया, तो वेपर में कन्वर्ट हो गया। फर्दर आप क्या करते हैं, उस गैस को हीट करते ही जाते हैं, बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं, तो क्या होता है, उस गैस में क्या रहेगा, एटम्स रहेगा, पार्टिकल्स रहेगा। उस एटम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट आउट कर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तब वो जो है गैस क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 2 प्रकार का प्लाज्मा होता है, एक मतलब इसमें कम आयोनाइज्ड होता है, एक ज्यादा आयोनाइज्ड होता है। जैसे हमारा सूर्य की बात करें, तारा की बात करें, तो उसमें जो होता है हाईली आयोनाइज्ड प्लाज्मा होता है, जिस कारण से वो चमकता है। अब देखिए इस प्लाज्मा का यूज भी किया जाता है हमारा जो फ्लोरेसेंस ट्यूब है उसमें, और नियोन साइन बल्ब। नियोन साइन बल्ब में मतलब क्या हो गया, इसमें नियोन गैस भरा जाएगा। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा तो उस इलेक्ट्रिसिटी के हाई स्पीड के कारण वहां पर जो नियोन का गैस होता है उसमें जो एटम्स रहता है, वो एटम्स क्या करेगा, उस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा और वो चमकने लगेगा। ये हो गई हमारी। अब पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है उसको हम लोग BEC के नाम से जानते हैं, मतलब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखिए प्लाज्मा को हम लोग सुपर हीटेड मैटर बोलते हैं, वहीं पर ये जो BEC है इसको हम लोग सुपर कूल्ड मैटर बोलते हैं। क्या, सुपर कूल्ड मैटर। अब देखिए गैस को अगर आप सुपर कूल्ड कर दें, मतलब बहुत ज्यादा कूल कर दें, बहुत ज्यादा ठंडा कर दें, तो कितना ठंडा कर दें, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 केल्विन से अगर ठंडा कर दें तो फिर वो BEC में कन्वर्ट
कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में। अब बोस आखिर वहां पर एक नाम आया है, बोस एक आया है, आइंस्टीन मतलब इस बीईसी के बारे में जो अवधारणा दिए थे वो हमारे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था, वहीं पर इसकी कल्पना किए थे और एक साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मतलब पहले इसकी अवधारणा के बारे में जो बताए वो हमारे सत्येंद्र नाथ बोस ने बताए थे। अब देखिए एक छोटी सी जानकारी है, अमेरिका में एक मतलब ब्रायन जॉन नाम के, कौन? अमेरिका में ब्रायन जॉन नाम के एक 45 साल के युवक है, उन्होंने अपना बायोलॉजिकल एज को क्या कर लिया? कम कर लिया। जैसे हम लोग जब हॉलीवुड का मूवी देखते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि बहुत मतलब ऐसा ऐसा चीज दिखा जाता है, ऐसा लगता है कि जो साइंस फिक्शन वाली मूवी होती है कि ऐसा, तो हम लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा हो सकती है। अब देखिए ये जो ब्रायन जॉनसन है, इन्होंने अपने बॉडी के ऊपर पर लगातार कई सालों से प्रैक्टिकल करवा रहा था और उन्होंने क्या किया, अपने वो 45 साल के थे, अब मतलब 45 साल का जो आदमी होगा उसका जो हार्ट काम करेगा, उसका किडनी जो काम करेगा वो 45 साल के आदमी के ही तरह काम करेगा। लेकिन ब्रायन जॉनसन ने एक प्लाज्मा स्वैपिंग अपने बॉडी के ऊपर पर करवाया, मतलब प्लाज्मा स्वैपिंग का जो प्रैक्टिकल करवाया, उस कारण से उसका जो बॉडी के अंदर में जो हार्ट है वो 28 साल का हो गया, मतलब अब वो बिल्कुल यंग दिखता है। मतलब उन्होंने क्या किया, अपना बायोलॉजिकल एज को कम कर लिया है। किस मेथड से? इस मेथड का नाम याद रखेंगे, प्लाज्मा स्वैपिंग। अब देखिए कोई आदमी बूढ़ा क्यों होता है? कि इसलिए बूढ़ा होता है, जैसे हमारा जो बॉडी है वो क्या चीज से मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है। उस सेल के अंदर में क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। अब देखिए डीएनए डिवाइड होता है तो हमारा क्या डिवाइड होता है? तो सेल डिवाइड होता है, और ये जो सेल होता है डिवाइड 50 से 60 बार ही डिवाइड हो सकता है। उसके बाद ये डिवाइड जब होना बंद हो जाता है तो धीरे धीरे सेल क्या करना होता है? तो बूढ़ा होना स्टार्ट कर देता है। जब सेल ही बूढ़ा होता है तो हम लोग भी बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस प्लाज्मा स्वैपिंग प्रोसेस में क्या किया, उन्होंने अपने जो डॉक्टर लोगों ने वो जो ब्रायन जॉनसन है उसके बेटे के बॉडी से 1 लीटर ब्लड निकाला और ब्रायन जॉनसन के भी बॉडी से 1 लीटर ब्लड निकाला। अब दोनों के बॉडी से ब्रायन जॉनसन का जो ब्लड था उसके ब्लड से WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इन सारी चीजों को निकाल के बाहर कर दिया और 1 लीटर का खून किसको चढ़ा दिया? तो उसके फादर को चढ़ा दिया। इसको कहते हैं प्लाज्मा स्वैपिंग। इस प्रोसेस से उन्होंने अपने बायोलॉजिकल एज को क्या कर लिया? तो कम कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से जरूर इसको शेयर करें। तो मिलते हैं आज आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।